देखिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एडवांस भी हो, जेईई एडवांस भी होगा उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक खास बात और है इसके अंदर, वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ईजी टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक कैसा है, ईजी है, मतलब ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन इसमें से नहीं बन पाते। ठीक है, तो अगर आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया तो इजी होने के साथ साथ आप लोग का यहाँ पर ये मान लो एक सवाल तो पक्का है और कभी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, एक सवाल तो पक्का है, दो सवाल भी आ जाते हैं, तो ये मान लो आपका काम हो जाएगा आराम से। अगर एक सवाल आता है तो 4 नंबर पक्के हैं और 2 सवाल आते हैं तो 8 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो आप बहुत फोकस करके पढ़ना ये टॉपिक, और बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और हर तरीके के सवालों को कवर करूंगा। ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें इसके लिए। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें, फिर मैं इसको समझाना शुरू करूंगा आपको। परिभाषा लिखिए, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ physical quantities are the power ब्रैकेट में लिखना आप लोग एक्सपोनेंट्स, आर द पावर ब्रैकेट में लिखना एक्सपोनेंट्स ब्रैकेट बंद, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised to represent that quantity completely, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखना आप, फंडामेंटल क्वांटिटीज has 7 quantities of the world, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। चलो अब ध्यान दो क्या है, लिख ली ये लैंग्वेज वगैरह तो हमने, ये लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोग जब दोबारा पढ़ो कभी तो थोड़ा सा समझ में आ जाए, लेकिन जो बात मैं आपको असली समझाऊंगा उस पर फोकस करा करो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप हिंदी में भी लिख लिया करो साइड में अपनी भाषा में। ठीक है, जो मैंने समझाया उसे हिंदी में साइड में लिख लिया करो अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। डेफिनेशन तो एक नॉर्मल तौर पे लिखी जाती है बस। ठीक है, चलो अब ध्यान दो डायमेंशन होती क्या है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ, शुरुआत में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। ठीक है, हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़, वो चीज़ें जिनको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, फिर हमने इसको 2 भागों में बांटा। 2 भागों में क्या क्या बांटा, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो अपने आप में संपूर्ण होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो नेचर के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जो अपने आप में संपूर्ण है, जिनके लिए किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब संपूर्ण क्या क्या है, पहली बता दूं कौन कौन सी, मतलब 7 तो यहाँ लिख देता हूं मैं। लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथा टेम्परेचर, 5वां है आपका करंट, 6ठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आप लोग को याद होंगी। ठीक है, ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इन 7 क्वांटिटी से मिलकर ही क्या बनती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। यानी अगर मैं एक तरीके से कहूं तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो सब इनसे मिलकर बनी हुई। ठीक है, अगर इनसे मिलकर बनी हुई है तो कैसे बनी हुई होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बनी हुई है, 12 mv²।
ठीक है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो वो क्या है, mgh, जो आपने पढ़ा है आज तक उसको ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। असल में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन ये किससे मिलकर बनी है, ध्यान देना, ये मिलकर बनी है मास से। तो क्या मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी किससे मिलकर बनी हुई है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं है। मैं देखूंगा इधर कहीं भी वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ, इन 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनमें कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ। यानी वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि वेलोसिटी किससे मिलकर बनी है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं फास्ट लिख रहा हूं इसलिए स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इस पे फोकस मत करना, मैं जो समझा रहा हूं उस पे फोकस करो, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं गौर करूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट को यहां लिख देता हूं एस अपॉन टी, ठीक है। अब मैं गौर करूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल में लेंथ, ठीक है। तो ये आ गई लेंथ, ठीक है। यानी वेलोसिटी लेंथ है, मतलब लेंथ से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी चीज किससे मिलकर बनी हुई है, टाइम से, ठीक है। और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वो कैसे, वो ऐसे कि मास तो डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बना हुआ है, और वेलोसिटी भी क्या हो गई, किस पे निर्भर कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो मैं डायरेक्टली क्या काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/2 m वेलोसिटी की जगह लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख सकता हूं या नहीं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि काइनेटिक एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है क्या, बिल्कुल बनी है। देखो अब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ठीक है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये लिखी हुई तीनों ये रही, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है। अब फंडामेंटल से जब मिलकर बनी हुई है तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना योगदान है इस काइनेटिक एनर्जी को बनाने में, वो डायमेंशन कहलाती है। समझ में आई नहीं बात। इस काइनेटिक एनर्जी यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी तो है, तो इस ड्राइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना योगदान है वो क्या कहलाएगा, आपका डायमेंशन, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो मास का योगदान तो 1 है, लेंथ का योगदान कितना है, 2 है या नहीं, और टाइम का योगदान कितना है, टाइम का भी 2 है, ठीक है। अरे स्क्वायर है ना, दोनों पे लगा है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 L2 और t-2, ठीक है। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। अब मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है और इसके यहाँ पर ये मैंने ऐसा इस ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये चीज हम सीखेंगे अभी आगे, ठीक है। डायमेंशन लिखने का तरीका होता है ये, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन डायमेंशन क्या होता है वो फील कराना जरूरी था। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी के अलावा अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन देखूं तो वेलोसिटी भी किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी, लेंथ और टाइम। तो वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ का कितना योगदान है, 1, ठीक है। तो यहां लिखूंगा L1, टाइम का कितना योगदान है, डिवाइड में 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, L1 t-1। अरे नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी डायमेंशन, ठीक है। वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है और ये उसकी डायमेंशन है। फंडामेंटल क्वांटिटी का ड्राइव्ड क्वांटिटी में कितना योगदान है, सिंपल लफ्जों में कहूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी का ड्राइव्ड क्वांटिटी में कितना योगदान है वो हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है, ठीक है। और डायमेंशन फिर सेम रहेगी चाहे कैसे भी हो। काइनेटिक एनर्जी के और भी फॉर्म बन सकती है फॉर्मूले चेंज करके, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आज तक आप ये जानते हो, मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रख के दूसरी फॉर्म बना दी ना, इसकी फॉर्म चेंज कर दी ना फॉर्मूले की। भाई इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 12 m s² अपॉन t²।
कहीं देखा है कि आपने आज तक ऐसा लिखा हुआ फॉर्मूला? लेकिन ये सही फॉर्मूला है, गलत थोड़ी है। लेकिन इस फॉर्मूले की भी और इस फॉर्मूले की भी डायमेंशन सेम रहेगी, चाहे आप कितनी फॉर्म बदल दो काइनेटिक एनर्जी की, कितने फॉर्मूले अलग अलग फॉर्म बना दो, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि योगदान तो उतना ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, समझ में आ गई बात? और समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहते हो इसे, तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना आपको कर लो। देखिए, डायमेंशंस के बारे में हम लोग पूरी बात समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन के बारे में ना आप लोग को इतनी बात बता दी थी पहले भी, अभी इससे पहले जो बताया मैंने कि डायमेंशंस क्या होती हैं, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का ड्राइव्ड क्वांटिटी में कितना योगदान है, वो क्या कहलाता है? आपका डायमेंशन। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वेलोसिटी का, इनका सबका समझाया है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी ही मतलब मेन है। ठीक है, अब उस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डायमेंशन के रूप में कैसे दिखाते हैं वो लिख लो आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब पहली डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल एल से। जब भी डायमेंशन लिखेंगे लेंथ की, कैपिटल एल। ध्यान रखना, डायमेंशन लिखने के कुछ रूल हैं, जैसे कि एक रूल तो ये कैपिटल लेटर, ये सिंबल्स आपको बता ही दूंगा मैं। दूसरा रूल ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, डायमेंशन कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे तो गलत है। डायमेंशन का रूल है कि आपको ब्रैकेट कैसा बनाना है, ये वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आपको बनाना है, तो डायमेंशन आपके लिए सही होगी, नहीं तो सही नहीं है आपकी। अगर ये गोल बना दोगे ना, तो आपने फॉर्मूला चाहे से सही लिखा हो, लेकिन गोल करने की वजह से नहीं होगा, गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ये है, दूसरा सेकेंड मास, मास को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, थर्ड है टाइम, टाइम की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल टी होगी। फोर्थ है करंट, करंट की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल ए से होगी। एम्पियर होती है ना इसकी यूनिट, इसलिए कैपिटल ए। ठीक है, और अगला है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो होगी वो होगी कैपिटल के से। ठीक है, कैपिटल के भी इस्तेमाल करते हैं और कई जगह थीटा भी लिखा हुआ होता है, कई जगह थीटा भी लिखा रहता है, तो आप लोग उसके लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका होगा आपका सी डी से। ठीक है, और सातवां है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये होगा आपके लिए मोल। समझ गए बात को? तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, पता है आप लोगों को। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डायमेंशंस लिखी हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इन फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके क्या बनते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। ठीक है, तो अब डिराइव्ड क्वांटिटीज जो बनी है फंडामेंटल से तो बनी है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल का योगदान उसमें शो होगा। ठीक है, तो वो शो करना ही क्या कहला रहा है, डायमेंशन कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल हाथों हाथ यहाँ आपको क्लियर कर दूं, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जांपल, लेकिन एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फंडामेंटल मतलब लेंथ एक तरीके से, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड की जो डायमेंशन होगी, स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी, अब देखो मैंने यहाँ v लिख दिया और ये ब्रैकेट बना दिया ना, इससे ये मुझे पता चल रहा है कि मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यूं छोड़ दूं तो मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, या मैं यहाँ पर ये ऐसा ब्रैकेट बना, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा। लेकिन अपन बार बार लिखेंगे ना, मान लो बार बार मैं ये लिखूँ डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो बार बार ये लिखने के बजाय या तो मैं ऐसा लिख दूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि यहाँ डायमेंशन की बात चल रही है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ शो हो रहा है कि ये क्या है, आपका एक डायमेंशन की बात चल रही है। डायमेंशन बराबर अब मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस की जगह लिखूंगा मैं लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की जगह डायरेक्टली एल लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा टाइम। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो यहाँ क्या आएगी डायमेंशन, L1 T-1।
ठीक है, समझ गए बात को। तो स्पीड की डायमेंशन क्या निकल कर आई है, L1 t माइनस वन। टी को ऊपर ले गया ना तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी -1। पता होगा आपको कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी वैल्यू को हम ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर का जो साइन है वो बदल जाता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। चलो यहाँ तक लिखो आप, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पर, वो क्या है कि यहाँ पर मास का तो कोई लेन देन है ही नहीं। ठीक है, मास का कोई लेन देन थोड़ी है यहाँ पर भाई। स्पीड में तो लेंथ का और टाइम का लेन देन है। ठीक है, लेकिन अमूमन जो डायमेंशंस आपको लिखी हुई मिलेंगी वो मास, लेंथ और टाइम ज़्यादातर इनकी टर्म्स में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो स्पीड में मास का कोई लेन देन नहीं है, तो हमारे पास जो डायमेंशन आई थी वो कितनी आई थी, L1 t माइनस वन। लेकिन अगर मैं मास की टर्म्स में इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा m0 L1 t माइनस वन। ठीक है, समझ रहे हो बात को। आपने ये लिखा ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, और जो ये लिख रहे हो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ m0 का मतलब क्या है, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो m की पावर 0 का मतलब यहाँ पर 1 है। लेकिन अगर आप चाहो m से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ज़्यादातर m से लिखी हुई मिलेगी, आप कई जगह देखोगे वहाँ लिखा हुआ मिलेगा m0, फिर आगे की कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, या कहीं m की वैल्यू होगी तो L0 लिखा हुआ मिलेगा। मान लो वहाँ L नहीं है, यूज़ में नहीं आया, जैसे यहाँ मास यूज़ में नहीं आ रहा तो m0 लिख दिया। मान लो कोई ऐसी क्वान्टिटी जिसमें L यूज़ नहीं आ रहा, समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे L0 कर देंगे। क्यों, थोड़ा एक पैटर्न बना रहे। पैटर्न किसकी फॉर्म में बना रहा है, एम एल टी की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए वो अगर एम की 0 होती है तो 0 लिख देते हैं, एल की 0 तो एल की 0, टी की 0 तो टी की 0 लिख देते हैं। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पैटर्न बना रहे इसलिए लिखते हैं। आप ये लिखोगे ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये वाली लिखने में एक थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है कि हाँ यार एम की फॉर्म भी लिखी, क्योंकि किताबों में भी ऐसा ही लिखा रहता है। ठीक है, आप इससे भी आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो एक बात तो ये हो चुकी है। तो आप स्पीड के नीचे एक लाइन लिखना, स्पीड के नीचे एक लाइन लिखना कि ये स्पीड की डायमेंशन क्या शो कर रही है। तो आप लिखना हैंस डायमेंशन ऑफ स्पीड, हैंस डायमेंशन ऑफ स्पीड R1 in length, 1 in length, comma 0 in mass, 0 in mass, and -1 in time, and -1 in टाइम। तो अब देखो यही कहानी समझ में आ रही है कि लेंथ का तो कितना योगदान है, एक योगदान है, मास का कितना है 0, ठीक है, और टाइम का कितना है -1। अब -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम डिवाइड में ऊपर नहीं है। ठीक है, -1 से ये साबित हो रहा है, देखो ना आप खुद देखो, डिवाइड में था लेकिन हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन यहाँ -1 से साबित हो जाएगा कि ये नीचे है। ठीक है, चलो अब आगे आप लिखो हाथों हाथ डायमेंशनल फार्मूला। अब अपन थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, फिर डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जानोगे नहीं तो अटकोगे, और मैं कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता है कि आपको छोड़ के पढ़ूँ या शॉर्ट में करके आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, आप हर चीज़ सीखो, हर चीज़ जानो। ठीक है, तो इसलिए मैं हर चीज़, हर डेफिनेशंस भी तरीके से लिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि अपना टाइम ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन मैं लिखाता हूँ जान करके, ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियरली, आप जब भी नोट्स पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आए, एक पैटर्न हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है नोट्स बहुत बुरे बनाते हैं, क्यों कई टीचर्स है जो डायमेंशंस फॉर्मूले डेफिनेशंस नहीं लिखवाते, समझा देते हैं या नॉर्मली बता देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ में जब बच्चा दोबारा पढ़ने बैठता है ना तो परेशानी आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो पूरा कराते हुए चलूँगा आपको। तो अगली चीज़ है डायमेंशनल फार्मूला, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंदर एक और चीज़ है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, यानी हमने किसी भी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बाकायदा एक फार्मूला बनाया है। ये फार्मूला बनाया ना L1 t-1, ठीक है, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है, बस बात खत्म। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। अब मैं इसे यूँ छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप लिख लो। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला हेडिंग डालना और फिर उसमें लिखना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी is that expression which represents how
which represents how and which of the base quantity, which represents how and which of the बेस क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखना फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। आर इंक्लूडेड दैट क्वांटिटी, आर इंक्लूडेड दैट क्वांटिटी, फुल स्टॉप। इट इज रिटन बाय एनक्लोजिंग द सिंबल्स, आगे लिखना, इट इज रिटन बाय enclosing the symbols for base quantities, it is written by enclosing the symbols for base quantities with appropriate powers, with appropriate powers in square brackets, in square brackets। जो मैंने आप लोग को ये सामने बताई है ना, यही चीज़ लिखाई है फॉर्मूला के अंदर। डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है किसी फॉर्मूले में, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और उसे लिखते कैसे हैं हम, पावर्स की टर्म्स में और ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी। आगे लिखो अब डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो अब इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन हो गई, कौन सी हो गई इक्वेशन बताता हूं। जैसे कि ये स्पीड की लिखी है ना अपन ने, तो स्पीड की, अब मैंने अभी तक तो ये अकेला क्या है, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन v बराबर L1t-1, ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। v क्या है यहाँ पर, स्पीड, ध्यान रखना v क्या है, स्पीड। तो ये क्या हो चुकी है, आपकी इक्वेशन हो चुकी है। समझ में आ गई बात, ये अकेला तो फॉर्मूला है और ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन में एक लाइन लिख लो पहले, द डायमेंशनल इक्वेशन obtained by the equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, is called a dimensional equation, ठीक है। समझ गए आप बात यहाँ तक भाई। किसी भी जो फॉर्मूला था हमने उस क्वांटिटी के इक्वल अगर रख दिया तो वो क्या कहला रही है, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे ये अकेला फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन इसको मैंने किसके इक्वल रखा, क्योंकि वो है ही किसके इक्वल, स्पीड के इक्वल है। तो बाकायदा मैंने ऐसे करके दिखाया, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। जल्दी से यहाँ तक लिखो आप लोग। देखिए डायमेंशन के बारे में जो बेसिक बातें थी वो तो हमने पढ़ ली है, ठीक है। लेकिन अब हम डायमेंशन के फॉर्मूलाज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला बनता कैसे है उसका वो फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ डायमेंशंस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और वो डायमेंशंस जो है मैं कुछ ही डायमेंशन सिखाऊंगा जो आपको चाहो निकालना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वक्त बचेगा उससे, ठीक है। और अगर भूल जाओ तो आप डायमेंशन निकाल लेना, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरी बात, अगर आपसे देखा जाए तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 218 पर, ठीक है, डायमेंशंस मौजूद है एनसीईआरटी में, आपको दिख रही होंगी, आप लोग देख लेना। फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 218 पर। यहाँ बहुत सारी डायमेंशंस हैं, अप्रॉक्स 94 डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब ये 94 डायमेंशंस कैसे निकली हैं, कैसे हम याद करें, कई बच्चों के दिल में सवाल होता है। तो याद आपको नहीं करना है, आपको जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो भी निकालना सिखा रहा हूँ, उन्हें भी याद नहीं करना, लेकिन याद कर लोगे तो वक्त बचेगा, ठीक है। तो मैं आपको 10-15 सिखाऊंगा, खाली 15 के आसपास होंगे शायद, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। वो 15 के आसपास अगर आप कर लोगे तो आप ये सारी डायमेंशंस निकालना सीख जाओगे उनकी हेल्प से, ठीक है। तो हमें रटना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ ये 15 है, इनको 15 में से कुछ ही रटना है। अगर रट लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रटोगे तो वो भी निकाल लोगे, कभी अटकोगे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो 15 के जो 94 डायमेंशन है, ये कभी याद नहीं करना, आपको डायमेंशन निकालना सीखना है, ठीक है। वो निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो डायमेंशन निकालने के लिए पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना योगदान है वो पता करते हैं हम, ठीक है। लेकिन वो पता करने के लिए
डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कल आपको कराया था, काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल दिया था मैंने, हाफ mv² करके, इससे पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले जो दिया था मैंने, हाफ mv² का मैंने एग्जांपल दिया था। तो वो हाफ mv² मुझे पता था, ठीक है, तब जाकर मैं उसका योगदान पता लगा पाया था कि किसका कितना योगदान है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी इसमें सम्मिलित है, कितनी मिली हुई है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी की, तब पता लगा पाया था। यदि मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो कई बच्चों के सामने आता है कि सर फला चीज़ की हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। मिसाल के तौर पे सपोज मान लो सरफेस टेंशन है, सेल्फ इंडक्टेंस है, परमिटिविटी है, इनके डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब आप लोग ये चीज़ें जो मैं फॉर्मूले मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। इनके डायमेंशन आप तभी निकाल पाओगे तब इनके फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे साहब फॉर्मूला हमें कहाँ से पता लगेंगे, तो फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता लगेंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उन फॉर्मूलाज की बात करूंगा, उन डायमेंशंस की बात करूंगा जिनके फॉर्मूलाज आप जानते हो और उन्हें याद कर लोगे तो उनकी हेल्प से सारे निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हर चीज़ की डायमेंशन आपको निकालना आ जाएगी इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान दो, पहली सबसे बेसिक डायमेंशन में बात करता हूं। फर्स्ट डायमेंशन है एरिया, ठीक है, एरिया, फर्स्ट डायमेंशन है एरिया, ठीक है। अब जो एरिया है वो एरिया आप लोग जानते हो, कोई सी भी चीज हो लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। चाहे देखो आप सोचना, स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर जो होता है उसमें क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, यानी एल इंटू बी मतलब लेंथ का लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे ब्रेड भी तो लेंथ ही है, ठीक है। और एरिया ट्राइंगल का एरिया 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। और इसके अलावा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई की तो कोई कुछ होता ही नहीं है, और आर क्या है, लेंथ, आर भी लेंथ है, तो वहां पर भी स्क्वायर आर, लेंथ का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर जो एरिया होगा किसी भी चीज का, वो एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ होगा। अब ये फॉर्मूला मुझे याद होगा ना तो मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये लाइन इधर खींच लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो एरिया का जो डायमेंशन निकलेगी, डायमेंशन ऑफ एरिया, वो कितनी आएगी, एल, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, L2, ठीक है। और अगर मैं मास और टाइम को भी यहाँ रिप्रेजेंट करूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, m0 L2 T0, ठीक है। मास और टाइम का कोई योगदान नहीं है, लेंथ का कितना योगदान है, 2, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, अच्छा मुझे डायमेंशन पता है तो मैं यूनिट आसानी से निकाल सकता हूँ, और अगर यूनिट पता है तो भी डायमेंशन निकाल सकता हूँ, धीरे धीरे आपको आ जाएगी ये सब चीजें, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, एल, और एल की जो यूनिट होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजी वाली बात है, ठीक है। चलो अब सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। एरिया के बाद आता है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब वॉल्यूम क्या होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा कहीं पर भी वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, तो वहां पर लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को आप। अगर हम क्यूब की बात करें तो साइड का क्यूब होता है, ठीक है, एक क्यूब ले रहे हैं तो साइड का क्यूब, और अगर क्यूबाइड है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। यानी जो ब्रेथ है वो भी लेंथ ही है, हाइट है वो भी लेंथ ही है, असल में है तो लेंथ ही ना, ठीक। कैटेगरी कौन सी, उसकी लेंथ की कैटेगरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब मैं एल इंटू एल लिख देता हूँ यार, बार बार लेंथ क्या लिखूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 टाइम है तो L3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, m0 L3 T0, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो क्या आएगी, मीटर क्यूब, सिंपल है। अरे देखो ना, L का क्यूब कर रहा हूँ तो मीटर क्यूब आएगा ना, ठीक है। चलो अब थर्ड बात करता हूँ मैं, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी की डायमेंशन के लिए मास की जगह लिखूंगा m1, वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम अभी हम निकाल के चुके हैं, कितनी है, L3, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा, m1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, L-3, और टाइम का तो कोई योगदान ही नहीं है, T0, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट क्या है, kg, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गई। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे चलते हैं हम इसके बाद में फोर्थ,
स्पीड, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। अब कैसे होगी सेम, तो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो है तो दोनों चीज ही सेम भाई, डिस्टेंस टाइम तो सब में सेम है ही, लेकिन ऊपर डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ की कैटेगरी होती है। लेंथ भी और डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की कैटेगरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो डायमेंशनली तो दोनों इक्वल है, ठीक है। इनमें अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीड को मैं या वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूँ, लेंथ का कितना लिखूंगा L1 और टाइम का कितना लिखूंगा T1, और फिर क्या लिख दूंगा मैं इसे m0 L1 T-1। समझ गए बात को। अब यूनिट की बात करूं तो इसकी क्या आएगी मीटर, और टाइम की क्या आएगी सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ गए बात को। चलो अब चलते हैं अपन फिफ्थ पर, ठीक है। तो स्पीड के बाद में आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या आता है, स्पीड या वेलोसिटी के बाद में आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक ही डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी का चेंज, ठीक है। अब चाहे वेलोसिटी का चेंज हो, है तो वेलोसिटी ना ऊपर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा ऊपर, वेलोसिटी की डायमेंशन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली हमने, L1 T-1। अब मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। और टाइम की जगह टाइम लिख दूंगा, ठीक है, T1। तो अब क्या होगा, देखो ये होगा L1 और T-2। अब T-2 पता है कैसे हुआ, T-1 तो पहले से ही था ऊपर, और ये T1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो T-1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी डायमेंशन अगर मास के टर्म्स में भी लिखूं तो क्या आएगी, यहाँ आएगा m0, ठीक है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो आप डायमेंशन देख के लिख सकते हो, लेंथ की कितनी है 1, तो यहाँ आएगा मीटर, और टाइम की कितनी है सेकेंड, ठीक है, और वो भी कितने -2 में, तो सेकंड की पावर -2 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही चाहो तो डिवाइड में भी लिख सकते हो उसे, जैसे ये मैंने लिखा है तो ये मैंने डिवाइड में लिखा, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात, दोनों तरीके से सही है। अब लास्ट एक और लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आप लोग लिख लेना इसे। एक्सेलरेशन के बाद आएगा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो F की डायमेंशन कैसे लिखूंगा मैं, मास की डायमेंशन 1, ठीक है, और एक्सेलरेशन की मैंने अभी निकाली ऊपर, कितनी है L1 T-2, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, m1 L1 T-2, ठीक है। अब अगर आप इसके हिसाब से इसकी यूनिट लिखना चाहो तो इसकी मीटर की तो क्या, सॉरी मास की तो क्या होगी kg, लेंथ की क्या होगी मीटर, और टाइम की क्या होगी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ गया बात को। तो ये फोर्स की यूनिट है, लेकिन इसको एक साथ मिलाकर न्यूटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन, ठीक है, यानी कैपिटल N। समझ में आ गई बात आपको। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। आप ये लिखें, फिर इसके बाद मैं और डायमेंशंस लिखूंगा, जल्दी लिखें। चलिए 6 डायमेंशन में लिखा चुका हूं आप लोग को, मैंने इरेज कर दिए। अब 7th वाली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 7th हम बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, क्या होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, याद होगा, और मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका, ठीक है। याद है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मास की तो आएगी m1, ठीक है, और वेलोसिटी की आप देखो आपने कॉपी में लिखी होगी ऊपर, क्या है L1 T-1। तो टोटली डायमेंशन क्या आ गई, m1 L1 T-1, ठीक है। अब यूनिट की बात करूं तो क्या होगी यूनिट, इसकी मास की होगी kg, लेंथ की होगी मीटर, और टाइम की क्या होगी पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। अच्छा, क्या यूनिट से डायमेंशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। और डायमेंशन से क्या यूनिट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब 8th देखते हैं, वर्क। तो वर्क बराबर क्या होता है, पढ़ा है आपने, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन कैसे लिखेंगे अपन, अब फोर्स की डायमेंशन मैंने अभी लिखी है आपको, मुझे तो याद है m1 L1 T-2,
ठीक है, और आप लोग भी देख लो, पीछे लिखी हुई होगी आप लोग के पास। और डिस्प्लेसमेंट की कितनी लिखूंगा, L1, तो टोटल कितनी हो जाएगी, m1 L2 t माइनस 2। अरे समझ गए क्या रे है? तो अब ध्यान देना, m की यूनिट क्या होगी, ये तो डायमेंशन आ गई इसकी पूरी, ठीक है। अब m की यूनिट क्या लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर और टाइम की पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट आ गई है, ठीक है। लेकिन ये सब एक साथ मिलाकर इसको बोला जाता है जूल, ठीक है, कैपिटल J। समझ में आ गई बात? तो ये एक इसका तरीका है, ठीक है। अब ये मैं जो लिखा रहा हूँ ना, इनको याद करना है बस, ठीक है। याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेना, टाइम जाएगा लेकिन, ठीक है। बस ये मैंने 6 तो पीछे लिखाई हैं और मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा, या तो या 1-2 और बचेगी, वो करने के बाद उसके अलावा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग काम कर देती, ठीक है। वर्क के बाद बात करेंगे हम एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी आपको पता है अलग अलग किस्म की होती है, ठीक है। कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम रहेगी, सबसे बड़ी बात ये है डायमेंशंस में, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, ठीक है, साउंड एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम निकलेगी, ठीक है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, दोनों से बता देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी की बात क्या हो तो क्या होता है, mgh, ठीक है। तो पहले ये वाला तो मैं आपको बता चुका था पहले भी, लेकिन फिर बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकलेगी, m1, हाफ का तो कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना, कोई कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी कुछ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ आएगी m1, वेलोसिटी क्या है, L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m1 L2 t माइनस 2, ठीक है। ये निकल गई काइनेटिक एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी की निकालूं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, m1, अब g क्या है यहाँ पर, आपको याद हो तो g होता था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जिसे आप कहते थे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन है ना, कैटेगरी क्या है इसकी, एक्सेलरेशन की, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, जी की, जो एक्सेलरेशन की होती है वो इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि ये है एक्सेलरेशन, खुद नाम इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही, ठीक है। और एच की क्या आएगी, L1, ठीक है। अब सबको जोड़ दो तो देखो क्या आ रही है, m1 और L 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, L2 और t माइनस 2। देखो डायमेंशन सेम आ रही है दोनों, आ रही नहीं आ रही? तो कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन हमेशा सेम मिलने वाली है, एनर्जी का कोई सा भी फॉर्मूला हो हमेशा मिलेगी, ठीक है। अब एक और गौर करने वाली बात है, वो ये है कि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन भी इक्वल हो रही है। देखो m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 2, ये तो चक्कर पड़ गया। तो मैं आप लोग को बता दूं, एक्चुअल में चक्कर कुछ नहीं पड़ा है, एनर्जी और वर्क होता क्या है वो बता दूं मैं आपको, ठीक है। असल में एनर्जी और वर्क भाई भाई हैं, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है ना, वही एनर्जी कहलाती है। आपने कितना वर्क करा वो क्या कहला रहा है, आपका एनर्जी कहला रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ लेकर आया, मैंने वर्क करा। भाई नीचे से उठा के ऊपर लेकर आऊँगा ना, ये कहाँ जाना चाहता है, नीचे, लेकिन मैं उठा के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, मैंने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी करा, ऊपर लेकर आया हूँ, तो मैंने वर्क करा, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आने में कितनी मेरी एनर्जी खर्च हुई, मेरी एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी, तो वो क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितना मैंने उसे उठा के यहाँ लेकर आया उतनी, उसमें जितनी एनर्जी खर्च हुई है वो क्या कहलाएगी, मेरी एनर्जी कहलाएगी, मेरी खर्च एनर्जी। और इसको लेकर आने में जो वर्क करा है वो एनर्जी इस वर्क के बराबर होगी, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, लेकिन अभी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी यूनिट भी वही होती है जो इसकी यूनिट होती है, जूल, ठीक है। तो एनर्जी और वर्क भाई भाई हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि दो क्वांटिटीज, दो अलग अलग क्वांटिटीज जो अलग अलग हैं उनकी डायमेंशन इक्वल हो सकती है, ठीक है। वर्क की डायमेंशन एक और चीज़ है जिसके इक्वल होती है, वो है टॉर्क, ठीक है। पढ़ाऊंगा आपको आगे, टॉर्क अभी आप नहीं जानते, टॉर्क आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन आगे 10th फॉर्मूला पे, ठीक है। 10th फॉर्मूला एनर्जी के बाद में बात कर लेते हैं पावर की। तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं पावर के लिए, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये पावर है और ये प्रेशर है, वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, मैं पोटेंशियल एनर्जी कर देता हूँ PE, ठीक है। और यहाँ KE कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, कंफ्यूजन नहीं होगा,
ठीक है, और पावर को यहाँ P लिख देता हूँ। ठीक है, अभी तो प्रेशर आएगा उसको भी P लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलो पावर की देख लेते हैं, वर्क की क्या होगी, m1L2T-2, अभी ऊपर लिखी हमने। ठीक है, दिख रही नहीं दिख रही, ठीक है, और टाइम की क्या होगी T1। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा टाइम, तो T-1 हो जाएगा, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3, तो m1L2T-3। ठीक है, अब उसूलन डायमेंशन देखूं तो क्या होगी, kg मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब, लेकिन हम इसको एक साथ क्या बोलते हैं, वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को क्लियर होगी। जल्दी से आप लोग इसे लिखो। चलिए 10 डायमेंशंस में आपको करा चुका हूँ, अब मैं आपको 11th डायमेंशन कराता हूँ। देखिए 11th डायमेंशन हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की वैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। प्रेशर में P बराबर कितना होगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप देख सकते हो जितनी डायमेंशन निकाली मैंने फॉर्मूला लिखने के बाद निकाली है, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है पहले। ठीक है, और अगर यूनिट याद है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो पावर की डायमेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशन आएगी m1L1T-2। ठीक है, और एरिया की क्या आएगी, L2। तो कितना हो जाएगा टोटली, m1 ये ऊपर जाएगा तो L, ये तो +1 है, और ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा L-2, तो +1 -2 क्या बचेगा, -1। ठीक है, और यहाँ आएगा -2। समझ रहे हो बात को? तो ये डायमेंशन आ गया आपकी m1L-1T-2। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन, सॉरी यूनिट, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और या फिर ये एक साथ मिलके पास्कल भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पास्कल। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब 12th, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं। पहले एक और चीज बता दूं, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, 1/टाइम होता है ना, याद है या नहीं है? ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ F क्या होगी, 1/T, T की पावर 1, तो कितना आएगा m0L0T-1। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया? और भी होती है इसकी यूनिट, अभी पर सेकंड लिख लो। ठीक है, अब 13 बात करता हूं मैं एंगल की। ठीक है, तो हमने देखा एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कोई सा भी एंगल हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क, एंगल की जो डायमेंशन लिखूंगा मैं, एंगल की डायमेंशन वो क्या होगी, आर्क क्या है, लेंथ, और रेडियस भी क्या है, लेंथ। ठीक है, यानी ये क्या आएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, m0L0T0। इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। कई चीजें ऐसी आती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, वो क्या होती है, अमूमन रेशियोज होते हैं, जिनके रेशियो वो डायमेंशन लेस। जैसे कि ये रेशियो है, लेंथ और लेंथ की तो रेशियो है। ठीक है, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। दूसरी तरीके से आपने पढ़ा होगा 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, n बराबर c/v। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी स्पीड और ये भी स्पीड है, तो स्पीड से स्पीड कट जाएगी, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो डायमेंशन लेस होती हैं। ठीक है, अच्छा यूनिट लेकिन इसकी हम जानते हैं वो क्या होती है, रेडियन। लास्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान देना, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा के भी फॉर्मूला की बात करूं तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करूं तो क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की बात करूं तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। समझ में आ गई बात, डायमेंशन लेस। ठीक है, यूनिट इसकी कुछ होगी नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो जर्नल आप लोग को याद कर लोगे तो वक्त बचेगा, नहीं करोगे तो आप निकाल सकते हो। और अब आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस में ये हेल्प करेंगे आपको। देखना कैसे, मैं जब क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, अभी तो फिल वक्त ये लिखो,